आज हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 बहुत बेसिक्स हैं, तुमको सिक्योरिटीज लॉ जैसे तुमने पढ़ा है ना, उसका फेमा का और इन सब का बहुत बेसिक, क्योंकि इसका एडवांस तुमको प्रोफेशनल में है। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन आंसर सिर्फ यही है इस पूरे पार्ट में। तो हम अंडरस्टैंडिंग देखेंगे और वहीं हम क्वेश्चन के आंसर्स बना के कि ये क्वेश्चन आया तो क्या आंसर लिखना है। ठीक है, ये 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स में देयर आर 11 चैप्टर्स। ठीक है, अब जो चैप्टर में हमको क्या क्या कवर करना है वो हम देखेंगे कि ये 100% इंपॉर्टेंट है और ये 20% इंपॉर्टेंट है, वो हम वहां रीड करके उसको छोड़ देंगे। ठीक है, पहला हमारा एक्ट चालू हो रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सबको पता है आरबीआई क्या है? क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे नोट्स कौन बनाता है? आरबीआई। बाकी बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। चाहे शेड्यूल बैंक्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कमर्शियल बैंक्स हो, इन सबको कहीं ना कहीं क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं जो आरबीआई ने बोला, जो आरबीआई ने पॉलिसी बनाई है। एक वर्ड यूज हुआ है पूरे एक्ट में, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी टर्म्स में जितनी भी पॉलिसीज है वो बाकी बैंक्स को फॉलो करनी है। कुछ ऐसे रेट्स होते हैं, बैंक रेट्स होते हैं, वो रेपो रेट, गुड, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब किसने डिसाइड किए हैं? आरबीआई ने। तो वो सब जो आरबीआई बोलता है कि बाकी बैंक्स को इतना मेंटेन करके रखना है, तो हमें वो चीज इसमें देखने को मिलेगी कि कैसे वो बोलता है कि इतना आपको मेंटेन करना है। हमको बेसिक मीनिंग बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब पूरे एक्ट में आरबीआई के बारे में, उसके फंक्शंस, उसके अंदर कैसे क्या क्या कॉम्पोजिशन हम बोलेंगे, कौन सी बॉडीज हैं कवर होती हैं, और ये बैंक दूसरे बैंक्स को क्या पॉलिसी, क्या किस तरीके से फॉलो करना पड़ता है, कौन से नोट्स वो बनाता है, किस डिनोमिनेशन, किस बेसिस पे वो नोट्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा एक्ट है, छोटा सा, क्यूट सा, और आंसर क्वेश्चन है, डायरेक्ट टॉपिक और आंसर, ऐसा ही है, बुक में ही है। ठीक है, चलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ रिजर्व बैंक कैन बी ट्रेस्ड टू इन द ईयर 1926। लेकिन इसको हमने सेंट्रल बैंक कब बनाया था? 1934 में बोल दिया था। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, स्पेसिफाइज इट्स ऑब्जेक्टिव। आरबीआई एक्ट का 1949 में हमने इसको नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, 1934 में एक्ट बनाया और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एज रेगुलेशन ऑफ इशू ऑफ बैंक नोट्स, keeping of reserves with a view securing monetary stability in India, generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, and operation of monetary policy in the framework of India. Main 4 ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? रेगुलेशन ऑफ बैंक नोट्स, जो हम नोट्स यूज करते हैं करेंसी, उसका रेगुलेशन कौन करेगा? आरबीआई। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, को हर पैसे का रिजर्व्स रखती है आरबीआई। ठीक है, ताकि अपनी इकोनॉमी में जो पैसा रेगुलेट हो रहा है, पैसे को लेके जो स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, उनको ज्यादा 2000 के नोट नहीं लाने हैं, ज्यादा 500 के नोट नहीं लाने, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है मार्केट में, तो वो भी कौन रिजर्व मेंटेन करता है? आरबीआई। फिर जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब पूरी करेंसी कौन ऑपरेट कर रहा है? आरबीआई। लोन्स का सिस्टम जो है कि कितने रेट पे आप इंटरेस्ट दोगे, नहीं दोगे, डिपॉजिट, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है? आरबीआई। टू इट्स एडवांटेज इन ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब पूरे बैंक्स के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बना रहा है? आरबीआई। साइड में पॉइंट्स लिख लो, बैंक नोट्स, स्टेबिलिटी इन करेंसी, क्रेडिट सिस्टम, बैंक ऑपरेशंस और मॉनेटरी पॉलिसी। जल्दी जल्दी, 20 सेकेंड्स। बैंक नोट्स, स्टेबिलिटी इन करेंसी, क्रेडिट सिस्टम, बैंक ऑपरेशंस और मॉनेटरी पॉलिसी। चारों वर्ड से तुम सेंटेंस बना सकते हो। अभी हमने जो पढ़े, इशूइंग ऑफ बैंक नोट्स, कीपिंग इन व्यू की सिक्योरिंग और स्टेबिलिटी इन करेंसी लाता है, क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करता है, और बैंक ऑपरेशंस के लिए जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज है वो कौन बनाता है? 4 ये टर्मिनोलॉजीज तुमको याद होनी चाहिए। तुम्हें पढ़ना वही है जो वहां पे लिखा है,
पर ये टर्मिनोलॉजीज याद हो गई तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई हमें याद हो जाएगा। तो सब बोलो मेरे साथ, बैंक नोट्स, स्टेबिलिटी इन करेंसी, क्रेडिट सिस्टम, बैंक ऑपरेशंस और मॉनेटरी पॉलिसी। वहां पे देखो 5 पॉइंट्स बनाए उन्होंने, हमने 5 पॉइंट्स के 5 टर्मिनोलॉजीज यहीं पे बना ली। सबको समझ आ गया ये चीज? इसमें कोई डाउट? लिख लिया? लिख लो। हो गया ना 20 सेकेंड? इन लोग नहीं लिख पाए? दिशा और प्रशंसा जल्दी। चले चलो। अब a core function of Reserve Bank in past years has been the formulation and implementation of modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasing complex in economy with the object of maintaining price stability while keeping in mind the object of growth and ensuring adequate flow of credit productive sectors of the economy। इसका मतलब है कि पिछले सालों से आरबीआई क्या कोशिश कर रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है उसको हम कंट्रोल करें और अपनी ग्रोथ की तरफ जाए। दूसरा दिमाग में वो रख रहे हैं स्टेबिलिटी, क्रेडिट सिस्टम हम और अच्छा कर ले, ठीक है, इससे हमारे ऑफ कोर्स कस्टमर्स जो है या पब्लिक है उसको एडवांटेज हो, उनको पैसे को लेके कहीं किसी को दिक्कत ना हो। तो उनकी नोट प्रिंटिंग ले लो या फिर उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज ले लो जो एक वो बैंक को बोलते हैं टू फॉलो, उसमें वो कितना ग्रोथ कर सकते हैं। पिछले 5 साल से वो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके इसी में ही स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका कोर फंक्शन है कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, जितनी भी इकोनॉमी में प्रोडक्टिव सेक्टर्स है उनको अगर पैसे की नीड हो तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब ये जितना रिजर्व बैंक है वो कोऑपरेटिव बैंक हो, रूरल बैंक हो, शेड्यूल बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, सबके लिए रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है। अब आ जाओ ओरिजिन, ये हमें एक बार रीड करना है। देखो 1926 में क्या हुआ था? The Royal Commission of Indian Currency and Finance recommended creation of Central Bank of India। तो 1926 में इनको दिमाग में आया कि हमें क्या बनाना है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1927 में इनको लगा बिल टू गिव इफेक्ट अबव रिकमेंडेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली बट लेटर withdrawn due to lack of agreement among the various sections of people। अब जब आपको बिल पास करवाना है कि यार सेंट्रल इन बैंक के लिए हमें कोई एक्ट चाहिए, ठीक है, तो आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पुट अप किया था, पर क्योंकि आपके बहुत सारे सेक्शन से अग्रीमेंट अप्रूव नहीं हुए थे तो वो चीज क्या हो गई? विड्रॉ हो गई, मतलब बिल उस टाइम पास नहीं हुआ। फिर 1933 2-3 साल चुप रहे, 33 में आए द व्हाइट पेपर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ अ रिजर्व बैंक। अ फ्रेश बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर उन्होंने तैयारी की, फिर अग्रीमेंट्स किया और अब क्या लेके आए हैं वो? रिजर्व बैंक के लिए वो बिल लेके आए कि हमें एक रिजर्व बैंक चाहिए। 34 में द बिल वाज पास्ड एंड रिसीव द गवर्नर जनरल एसेंट। अब उनको कंसेंट मिल गई कि ओके यस रिजर्व बैंक होना चाहिए, तब 1934 में हमारा ये एक्ट आ गया था। 35 में द रिजर्व बैंक कमेंस्ड ऑपरेशन as India's central bank on 1st April as private shareholders bank with paid up capital of rupees 5 करोड़। पहले वो एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना जिसमें उन्होंने पेड अप कैपिटल कितनी रखी थी? तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया था 1935 में। 42 में द रिजर्व बैंक सीज टू बी द करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ बर्मा नाउ म्यांमार, ठीक है। अब वहां की करेंसी रिजर्व बैंक नहीं देता था। अभी जो म्यांमार हम पढ़ते हैं ना वहां की करेंसी 1942 में रिजर्व बैंक नहीं बनाता था। 1947 में द रिजर्व बैंक स्टॉप्ड एक्टिंग एज बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, ठीक है। अभी क्या होता है, जो रिजर्व बैंक है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट के लिए एक मिनट, गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं वो लोग प्रोविडेंट फंड देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को लोन्स देते हैं, तो कहाँ से देते हैं? ठीक है, उनके जो मेन बैंक है, उनका जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक है। जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज के प्रोविडेंट फंड्स इश्यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी सैलरी से कट करते हैं ना पीएफ, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हम जो मेंटेन करते हैं तो उनके ईएसआई से उनके सैलरी से कट करते हैं। तो
ये सब कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, नहीं टैक्सेस अलग चीज है, ये सब कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, रिजर्व बैंक से। तो हम रिजर्व बैंक में ये सब रखते हैं, तो रिजर्व बैंक में वो अलग से अपना एक गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बैंक रिजर्व बैंक है। तो जो म्यांमार का एरिया है वहां के लिए रिजर्व बैंक ने अपना बैंक बंद कर दिया था कि वहां की गवर्नमेंट के लिए हम नहीं है, वहां की करेंसी भी नहीं दे रहे, तो हम वहां की गवर्नमेंट के लिए क्यों बैंक बनेंगे। द रिजर्व बैंक स्टॉप रेंडरिंग द सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज टू पाकिस्तान, फिर हम पाकिस्तान से भी कंप्लीटली कट ऑफ हो गए 48 में, ठीक है। फिर 1949 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द रिजर्व बैंक अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। ये एक अमेंडमेंट आ गया 1948 में, और एक और छोटू सा एक्ट बना दिया जिसमें उन्होंने और लिया, हमें ये एक्ट नहीं पढ़ना है, बस हमें ये पता होना चाहिए था कि कैसे ये रिजर्व बैंक बना, ठीक है। तो इतने सारे ईयर्स है, हमें ये एक चीज एक बार रीड करनी थी, वो हमने कर ली। अब स्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक, क्या लगता है क्या होगा स्टैब्लिशमेंट, हमने कंपटीशन में भी देखा है क्या होता है, कॉमन सील, वही चीज लिखी है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट स्यू कर सकती है और कैन बी स्यूड। तो Reserve Bank of India shall be constituted for the purpose of taking over the management of currency from the central bank and of carrying on the business of banking in accordance with the provision of Act. पहला पॉइंट क्या है, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट, और दूसरा पॉइंट है कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, ये करता है रिजर्व बैंक। उसके बाद लिखा है कि बैंक शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड कैन बी sued in its own name, ठीक है। तो स्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ में दो पॉइंट्स, मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, दूसरा पॉइंट कैरिंग ऑफ बैंकिंग बिजनेस, फिर तीसरा पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉमन सील, स्यू एंड टू बी स्यूड, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट देखो कैसे लिखा है, कौन कौन होता है, एक होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आता है गवर्नर, गवर्नर सबने सुना होगा अपन पढ़ते हैं, फिर डेप्यूटी गवर्नर उसका जूनियर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ। ये सबको याद होगा, एक बार और रीड करते हैं। पहले आता है सेंट्रल बोर्ड, फिर गवर्नर आते हैं, फिर डेप्यूटी गवर्नर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ। इसको याद करने का तरीका देखो, पहले तो ये तीन पढ़ लो, ठीक है। फिर एक अलग से है डायरेक्टर्स, उसके बाद डायरेक्टर्स कुछ नहीं है, फिर है प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, इसके नीचे बना दो चीफ जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, ये तीन एक हो गए। फिर आता है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर इसी का असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर इसका ही एक मैनेजर, सब कट होता गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, किसका, रिजर्व बैंक का। तो इसी हयाकी में ये चलते हैं। अब आ जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसका क्या, उसके अंदर कौन कौन लोग बैठते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द टॉप रिजर्व बैंक ऑफ ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल structure being entrusted with a general superintendent the direction and affairs of the business of रिजर्व बैंक। तो ये क्या करते हैं, पूरे जनरल सुपर मतलब सबसे टॉप पे बैठ के पूरा रिजर्व बैंक को कंट्रोल करते हैं और उसके अफेयर्स देखते हैं। अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 the central board has the primary authority and responsibility of oversight the functions of reserve bank. It delegates specific functions to local boards and various कमिटीज। इसको किसने अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसमें लिखा है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, किसके हिसाब से, रिजर्व बैंक के प्रोविजंस के। इनका काम क्या है, पूरे फंक्शंस को देखना, ओवरसाइट करना रिजर्व बैंक के फंक्शंस को, और डेलीगेट करना स्पेसिफिक फंक्शंस तो दूसरे दूसरे बोर्ड और वेरियस कमिटीज को। इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, फिर साइड में लिख लेंगे। पहले आते हैं कैसे फॉलो होता है, एक होता है गवर्नर, इसमें देखो नीचे ए पॉइंट है, एक होते हैं गवर्नर, नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स टू बी द अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने सबसे पढ़ा था सेंट्रल बोर्ड, फिर गवर्नर पढ़ा था और फिर डेप्यूटी, तो वही है। इसमें एक हो गया गवर्नर और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, फिर 4 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 4 और डायरेक्टर, हमने उसके बाद देखा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 4 और डायरेक्टर्स
वन फ्रॉम ईच ऑफ 4 लोकल बोर्ड्स एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेक्रेटरी। देखो चार अपने चार एरियाज है, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, वो वाले के लिए बोल रहे हैं कि उन चार के हिसाब से आपको 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने हैं। उसके बाद 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले हो गया गवर्नर, फिर 4 से ज्यादा डेप्यूटी गवर्नर नहीं, उसके बाद 4 डायरेक्टर अलग अलग 4 अलग बोर्ड से, उसके बाद 10 डायरेक्टर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 10 डायरेक्टर देगा, फिर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आ जाता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स। फिर as per 8(4) the term of appointment or nomination of the members of the central board as the governor deputy shall hold office for term 5 साल, not exceeding 5 साल। फिर जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया, and shall be eligible for reappointment। फिर है डायरेक्टर नॉमिनेटेड, जो ऊपर हमने डायरेक्टर नॉमिनेट किया था, शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दैट एनी सच डायरेक्टर शैल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 terms। मतलब रीअपॉइंटमेंट करने के बाद एक बार 4 साल के लिए अपॉइंट किया, दोबारा भी 4 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, मतलब फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 years इधर कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली। फिर डायरेक्टर नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज डी, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डायरेक्टर्स लाया था उनका है प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक उसकी इच्छा हो। अब देखो हमने पहले पढ़ा गवर्नर, ठीक है, गवर्नर कितने टाइम के लिए रहेगा, 5 years के लिए। फिर 4 डायरेक्टर जो लोकल बोर्ड से हैं, 4 अलग अलग बोर्ड से, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए हो सकता है और वो 4 साल 4 साल 8 साल के लिए रहेंगे। वो जो 10 डायरेक्टर्स हैं वो जब तक इच्छा हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। वो डी वाला ही है, मैंने सही लिखा था। ये बस लिखा है ये रीअपॉइंटमेंट के लिए हो सकते हैं, ये 4 साल 4 years के 2 terms के लिए, ठीक है। ए बी सी, उसमें क्लॉज देखो नीचे, सी और डी, और पहला वाला है 5 years के लिए, ठीक है। जो 4 डायरेक्टर्स है ना नॉमिनेटेड 4 लोकल, उनका कोई टर्म नहीं लिखा है, हाँ लोकल बोर्ड्स का कोई टर्म नहीं लिखा, बस रीअपॉइंटमेंट के लिए हो सकते हैं वो। चलो पहला हो गया गवर्नर, वहां लिख लो गवर्नर और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, टर्म 5 years। फिर आ जाते हैं 4 डायरेक्टर्स 4 लोकल बोर्ड्स, कोई टर्म नहीं है। 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कितने साल के लिए है, 4 years 2 terms। और फिर लास्ट वाला डी, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लेजर। बहुत सारे 4 4 10 4 ऐसे ऐसे बार बार आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गवर्नर मोर देन नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, फिर 4 डायरेक्टर्स फिर से जो कि 4 लोकल बोर्ड से, ठीक है, फिर 10 डायरेक्टर्स, फिर 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स। 4 पॉइंट्स है। ये पॉइंट सबको याद हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, ठीक है। चले आगे। अब लोकल बोर्ड, जो ऊपर हमने 4 लोकल बोर्ड्स अभी सुना ना, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, जो मैं बोल रही थी, वो कहाँ है, मुंबई, कैलकाटा, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। तो जो 4 लोकल बोर्ड्स हम सुन रहे हैं ना, जो मैंने बोला वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न एरियाज के हैं, वो है मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। इसमें लिखा है ईच ऑफ दीज हैज 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ टर्म 4 years देयर आफ्टर अंटिल हिज सक्सेसर इज अपॉइंटेड। अब इसके अंदर
सेंट्रल गवर्नमेंट ने पांच मेंबर्स अपॉइंट किए, ठीक है। अब कंट्रीज है ना, 4 लोकल बोर्ड्स है ना, तो मुंबई, कैलकाटा, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई, इसके अंदर पांच पांच लोग बैठे हैं, इसमें से एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से बैठा है, ठीक है। अब ऑफिसेज एंड ब्रांचेस, कितने ऑफिसेज हैं? 4 ऑफिस, अभी हमने 4 बोर्ड्स देखे और 27 ब्रांचेस हैं आरबीआई के। 4 मेट्रोज में मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली एंड चेन्नई, और इसके 27 ब्रांचेस हैं। मार्क कर लो करना हो तो। ठीक है। अब द गवर्नर एंड, फिर सेकेंड पॉइंट था हमारा गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर। तो द गवर्नर इज द रिजर्व बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव। कौन होते हैं वो? चीफ एग्जीक्यूटिव। द गवर्नर सुपरवाइजर्स एंड डायरेक्ट्स द अफेयर्स एंड द बिजनेस ऑफ आरबीआई। अब वहां पे था जनरल सुपरिटेंडेंट एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये क्या करता है? सुपरवाइज और डायरेक्शंस द अफेयर्स एंड द बिजनेस ऑफ आरबीआई, ठीक है। गवर्नर क्या करता है? सुपरवाइज करता है। The management team also includes deputy governors and executive directors। के जस्ट नीचे लिखा था executive directors, इसके अंदर deputy और executive directors दोनों आ जाते हैं ताकि वो उसके साथ supervise कर सके। The governor and deputy governor devote their whole time to the affairs of the bank and receive such salaries and allowances as may be determined by the central board। तो ये whole time business में है इसके, ठीक है। इसको supervise करने के अलावा ये और कोई काम नहीं करते। विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस सेंट्रल बोर्ड देता है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द डेप्यूटी गवर्नर एंड द डायरेक्टर नॉमिनेटेड under section 8 may attending any meeting of the central board take part in the deliberation but shall not entitled to vote। अब जो डेप्यूटी गवर्नर है, ठीक है, एंड द डायरेक्टर मीटिंग में बैठेंगे लेकिन वोट कभी नहीं करेंगे। तो जितनी भी आरबीआई की मीटिंग्स होंगी उसमें डायरेक्टर और डेप्यूटी गवर्नर बैठेंगे पर वोट नहीं करेंगे। However, when the governor for any reason unable to attend any such meeting, a deputy governor authorized by him in this behalf in writing may vote for him at the meeting। अब हो सकता है कोई ऐसी मीटिंग में जहां गवर्नर नहीं आए तो डेप्यूटी गवर्नर से गवर्नर एक पर्सन अपॉइंट करेगा और वो उसके बिहाफ में वोट कर सकता है, तो उसके पास तब अथॉरिटी आएगी। The governor and deputy governor hold the office for such term not exceeding 5 years, for as the central government may fix when appointing them and they are eligible for re। हमने ऊपर भी देखा था 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और रीअपॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड याद रखो, पहली बात चीफ एग्जीक्यूटिव, दूसरा वर्ड याद करो सुपरवाइज एंड डायरेक्ट्स द बिजनेस, कंटिन्यूसली इसी में ही करते हैं, ठीक है। द ओनली जॉब, द ओनली बिजनेस, मतलब वो होल टाइम इसमें है। उसके बाद इनके सैलरीज एंड अलाउंसेस सेंट्रल बोर्ड देता है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आ जाती है मीटिंग की बात कि मीटिंग में डेप्यूटी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वोट नहीं करते, लेकिन अगर गवर्नर मीटिंग में नहीं जाता है तो डेप्यूटी गवर्नर उसके बिहाफ में वोट कर सकता है, और फिर इनका टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। ये सबको समझ आ गया? अब वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द स्टेटस governing the establishment and mandates of the central government play a crucial role in directing their functions across the वर्ल्ड। तो आरबीआई के क्या फंक्शंस है? कुछ फंक्शंस तुम लोग मुझे बता सकते हो क्या? तुमने पढ़ा है क्या कहीं आरबीआई? कहाँ पढ़ा है? ओके, ठीक है। बैंकर्स टू द बैंक, क्या? इशूअर, इशू ऑफ करेंसी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, अभी जो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में देखे। रेगुलेट्स करते कुछ कुछ न्यू पॉलिसीज। लैंडर्स ऑफ द लॉ, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका मतलब पता है लैंडर ऑफ द लॉ? तो पैसे आरबीआई से आप ले सकते हो। चलो चलो, इसमें देखो सबसे पहले बैंकिंग फंक्शंस, ठीक है। पहला पॉइंट है बैंकिंग फंक्शंस, ये हमें ये पूरे अभी क्लास में याद हो जाने चाहिए, ठीक है। पहला है बैंकिंग फंक्शंस, दूसरा इशू ऑफ बैंक नोट्स, फिर मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन, फिर पब्लिक डेट फंक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अभी हम इनके मतलब समझेंगे फिर याद करेंगे, ठीक है। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन,
फिर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ एनबीएफसीज, रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। पहला देखो बैंकिंग फंक्शंस, बेसिक बैंकिंग फंक्शंस क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना, डिपॉजिट्स लोन्स देना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक है क्योंकि, तो इसके लिए होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करके रखे हमारे लिए, ठीक है। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा इस बैंकिंग फंक्शन में भी कवर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बैंक होता है और कोई नहीं होते। इसके बाद इशू बैंक नोट्स, तो बैंक नोट्स कौन इशू करता है? जो तुम लोग करेंसी नोट्स बोल रहे हो, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस, तो ये क्या करता है? दूसरे बैंक्स के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस बनाता है, जैसे वो डिसाइड करेगा सीआरआर रेट, एसएलआर रेट, रेपो रेट क्या होते हैं। फिर हमने पब्लिक डेट फंक्शन, जितने भी आपने लोगों को लोन देना है उसके फंक्शंस कौन करता है? आरबीआई। तो जैसे आगे हम, तुम लोगों ने सिक्योरिटी लॉ में पढ़ा होगा, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब जो इशू करने का काम होता है ना, ये सब इंट्रोड्यूस कौन करता है? आरबीआई। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जितना फॉरेन से पैसा आ रहा है, यहां से पैसा जा रहा है, वो कौन मैनेज कर रहा है? पूरा अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। तो कोई भी कंपनी, जैसे कोई भी, अगर तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी तो ऐसे समझो, कोई भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी अगर फॉरेन से पैसा ले रही है या फॉरेन को पैसा दे रही है या फिर वहां से शेयर होल्डर उठा रही है, ठीक है, या वहां इन्वेस्ट कर रही है, वहां सब्सिडी बना, ये सब की उसको रिपोर्टिंग, रिटर्न्स, फाइलिंग्स आरबीआई को करनी पड़ती, उसको हर चीज आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपके पास फॉरेन के कोई एसेट्स भी हैं, फॉरेन की कोई लाइबिलिटीज भी है, तो भी आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, बाकी बैंक्स को सुपरवाइज और रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का। अब एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्यों बोल रहे हैं? करते तो ये बैंकिंग फंक्शंस ही हैं। ये लोग क्या करते हैं? छोटे, मतलब बैंक्स के थोड़े बहुत फंक्शंस होते हैं इसमें, लेकिन ये क्या करते हैं कि प्राइवेटली लोगों को कुछ लोन प्रोवाइड करते हैं एट अ थोड़ा मिनिमल रेट पर, क्योंकि आप इसे कंपनी फॉर्म में कर रहे हो, आप इसका बिजनेस करो। हिंदी में पता है ब्याज वाला काम, आप अपने फ्रेंड से पैसे लेते हो 1% इंटरेस्ट, 2%, इतने इंटरेस्ट पे कभी कहीं लोन मिलता है क्या? नहीं मिलता। अगर वो पर्सन जो आपका फ्रेंड है वो अगर पब्लिकली ये दे रहा है तो उसे एनबीएफसी क्रिएट करनी पड़ेगी और वो ऐसे लोन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, जो सोशल वर्क के बैंक्स होते हैं उनको भी रेगुलेट कौन कर रहा है? तो ये क्योंकि अलग बैंक है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंक्स, इसलिए इनके लिए अलग से नाम दिया है कि इसके फंक्शन इधर अलग क्रिएट होते हैं। फिर रेगुलेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, अब तक तो तुम डेरिवेटिव भी पढ़ चुके हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ चुके हो, ठीक है, ये अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं। उसके बाद फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन, जहां पे गवर्नमेंट के लिए कोई पेमेंट एंड सेटलमेंट करना होता है वहां पे आरबीआई का रोल आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन हर जगह ऑब्वियसली आरबीआई हमारे लिए पहले सोचेगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, कितना फाइनेंस और लाना है, कैसे इकोनॉमी को डेवलप करना है टुवर्ड्स मॉनेटरी या मनी, तो वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो पॉइंट्स याद करो, बैंकिंग फंक्शंस, इशू बैंक नोट्स, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन, पब्लिक डेट फंक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। रुक जाओ, ये 5 पॉइंट हो गए। इसमें क्या क्या आ गया? बैंकिंग फंक्शन, इशू बैंक नोट्स, मॉनेटरी, पब्लिक डेट और फॉरेन एक्सचेंज। अब आ जाते हैं रेगुलेशन एंड सुपरविजन। तो आता है बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन, इसी का ही एनबीएफसी ले लो, इसी का ही कोऑपरेटिव ले लो। फिर डेरिवेटिव्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, 3 और, ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट सेटलमेंट फंक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फंक्शन इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। अगर टेस्ट पेपर हो या एग्जाम पेपर हो, फंक्शंस आए तो तुम्हें सारे के सारे लिखना, कोई डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है। ये इजी है, ये याद हो गए सबको पक्का? चलो, अब एक एक इन्होंने ना एक्सप्लेन किया, एक एक फंक्शन वो तुम्हें रीड करना है। कहीं भी डाउट हो, किसी में भी प्रॉब्लम हो तो उसके थोड़े पॉइंट्स बनाने की ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं भेज दूंगी, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक तुम्हें रीड करना है बस, पेज नंबर 10 तक, ठीक है। अब आ जाओ राइट टू इशू बैंक नोट्स। अभी तक पढ़ रहे थे बैंक नोट्स तो कैसे राइट है आरबीआई के पास? मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी इज वन ऑफ द कोर सेंट्रल banking functions of the Reserve Bank for which it derives necessary statutory
passed from section 22 of RBI Act 1934 along with the government of India. The Reserve Bank is responsible for design, production and overall management of nation's currency. पेज नंबर 11 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये इसका कोर फंक्शन है, ठीक है। दूसरा कि ये क्या करते हैं, इसके डिजाइन के, इसके प्रोडक्शन के और ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी कौन देख रहा है, आरबीआई, with the goal of ensuring adequate supply of clean and genuine notes. किसी ने फर्जी देखी सीरीज, नहीं देखी, शाहिद कपूर, गुड तुम लोग पढ़ रहे हो। शाहिद कपूर की एक न्यू सीरीज आई थी जिसमें वो जाली नोट खुद बनाता है, खुद इतना बड़ा आर्टिस्ट होता है, वो पेंटर होता है कि वो खुद डिजाइन कर लेता है एग्जैक्ट नोट। इतनी छोटी छोटी बारीकियां हैं उसमें, उसमें दिखाया है एक्चुअली कि नोट के अंदर कितनी डेप्थ है कि कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, बट ही ट्राइज इट, और पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके नोट को, वो पेपर क्वालिटी सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है। तो ये सब कौन ध्यान रखता है वैसे, आरबीआई। आरबीआई ऐसी एजेंसीज भी बना रखी हैं जो पकड़े कि जाली नोट मार्केट से निकालने। In consultation with the government, the Reserve Bank routinely address security issues and target ways to enhance security features to reduce the risk of counterfeiting or forgery of करंट। तो मैंने बोला इसके अलग से एजेंसीज भी होती हैं जो पकड़ती हैं काउंटरफीट नोट्स को और फॉर्जरी नोट्स को। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ऐसी चीजें, ऐसे डिजाइन बनाता है ताकि लोग इसे फॉलो, कॉपी ना कर सके। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उसने एजेंसीज भी क्रिएट की हुई है। द पेपर करेंसी एक्ट 18 it conferred upon the government of India the monopoly of issuing note, thus ending the practice of private and presidency bank issuing currency। पहले बहुत लोग को ये अथॉरिटी थी कि वो नोट इशू कर सकते हैं, तो हमने ये हटा दी, इसकी मोनोपोली किसके पास है, सिर्फ आरबीआई के पास। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेजमेंट the issue of paper, when the Reserve Bank began operations, it took over the functions of note issue from the Office of Controller of Currency and Government of India। तो पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया, रिजर्व बैंक के पास। देखो, सप्लाई, डिजाइन, प्रोडक्शन, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ नेशन करेंसी क्या किसके पास है, ये राइट है बैंक इशू नोट्स करने का, आरबीआई के पास। फिर विद द जेन्युइन एंड क्लीन नोट्स, ये टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ। फिर रिड्यूस द रिस्क ऑफ काउंटरफेटिंग और फॉर्जरी करेंसी या नोट्स, ठीक है, इतना ही। और लास्ट में कि भाई करेंसी एक्ट से उसने पूरा ओवरऑल फंक्शंस किसको ले लिया था, आरबीआई को दे दिया था कि अब नोट इशू करने का किसके पास है, आपके पास है। ये पॉइंट्स याद हो गए। पहली बात कोर फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास स्टैट्यूटरी पावर है कि आप इसके डिजाइन, प्रोडक्शन और ओवरऑल मैनेजमेंट देख सको। फिर है कि क्लीन और जेन्युइन नोट्स दोगे, और फिर है कि एक सिक्योरिटी फीचर में लेना चाहता हूं, ऐसे एनहांस करना चाहता हूं कि एक सिक्योरिटी फीचर हो ताकि रिस्क रिड्यूस हो ऑफ काउंटरफीटिंग एंड फॉर्जरी नोट्स। और ओवरऑल करेंसी, पेपर करेंसी एक्ट ने भी अपना ओवरऑल कंट्रोल किसको दे दिया, आरबीआई को। तो ये मोनोपोली हो गई किसकी, आरबीआई की, ठीक है। पॉइंट्स लिखने हैं क्या ये वाले, है और कौन इशू करता है बैंक, कौन भाई कर रहा है, पर मोनोपोली मतलब कि इस आरबीआई के अलावा और कोई नोट नहीं बना सकता। Supply, design, production, overall management of nation's currency with genuine and clean notes, reduce risk of counterfeiting और करेंसी, इसके आगे तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो सिक्योरिटी फीचर्स, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ। अब तुम जब भी आरबीआई रिवाइज करोगे तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा रिवाइज करना। विद जेन्युइन एंड क्लीन नोट्स, और ब्रैकेट में कवर करके लिखा है नेशंस करेंसी। हाँ, डिजाइन, प्रोडक्शन, ओवरऑल मैनेजमेंट में ही है ये, यहां से। दिशा तुमने खुद से बड़ी तो वॉच पहन ली है। genuine and clean notes, reduce risk of counterfeiting notes and currency, उसके लिए वो सिक्योरिटी फंक्शंस लेके आते हैं, ठीक है। आगे वर्ड और ऐड करना है तो मैं ऊपर लिख दूं, मोनोपोली फॉर करेंसी,
इशू। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर लो। डन। रिड्यूस रिस्क ऑफ काउंटरफीटिंग, वहां लिखा है, तुम्हारे बुक में ही लिखा है वो चीज, वो मत लिखो, दैट इज डिफरेंट। अभी वो पॉइंट अभी पढ़ेंगे अपन, नहीं यहां तक लिखना है। ठीक है, डन। चलो, डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स हमें पता है कैसे, क्या 1 रुपए 2 रुपए के पहले नोट आते थे, अब आते हैं क्या? नहीं आते। 50 का आता है, 100 आता है, 500 आता है, 200 आने लगे। पहले 200 था क्या? नहीं था। ये डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स है कि वो इसी डिनोमिनेशन में हम काउंट करके आगे को पे करते हैं। ठीक है, 50,000 का कोई नोट है क्या? नहीं है। इन्हीं इन्हीं डिनोमिनेशन को काउंट करके हम देते हैं। द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड इंडियन रुपी, सबसे पहले। आ गया ना? ठीक है। अब्रीवेटेड आर ई लिखते हैं, अब हम आर एस ऐसे भी लिखते हैं ना, एक सिंगल है तो आर ई और पूरा है तो आर एस, एंड इट्स सब डिनोमिनेशन इज पैसा। At present, notes in India are issued in denomination of 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000. The printing of 1 and 2 rupees has been discontinued. तो अगर ये जो चीज डिसकंटिन्यू हो गई है ना, उसको हम बोलते हैं कि लीगल टेंडर नोट नहीं है ये। ठीक है, ये लोग टेंडर, हाँ नहीं मिलते अब। ठीक है, अब however notes in these denomination issued earlier are still valid and in circulation. The Reserve Bank is also authorized to issue notes in denomination of 5,000 and 10,000, ऐसा उसका आगे फ्यूचर में प्लान होगा। ठीक है, ऑथराइज है ये। ठीक है, and any other denomination but not exceeding 10,000 the central government may specify. तो maximum कितना? 10,000 के issue करने के लिए ही वो authorized है। Thus in terms of this section, notes in denomination higher than 10,000 cannot be issued. The central government may on recommendation of central board direct non-issue or discontinuance of issue of bank notes of denominated value, it may specify in this behalf. मतलब कभी भी सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके मना कर सकती है कि अब इन नोट्स को हमें डिसकंटिन्यू करना है। जैसे हमारे साथ पुराने नोट्स हुआ, पुराने नोट्स बंद हो गए तो एकदम सडन हुआ था कि आपके पास 1-2 दिन दिए उन्होंने और वो नोट्स हटवा दिए। अब वो कंट्री में कहीं पे भी आपको दिखते, क्या उनकी वो वैल्यू है जो हम उस टाइम सोचते थे? नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द demonetization of 500 and 1000 banknotes with effect from midnight 8th November 2016, making these notes invalid. A newly redesigned series of 500 banknotes in addition to a new denomination of 2000 banknotes in its circulation since 10th November 2000। ये सबको पता है, ये हुआ था, सबने देखा था माहौल। ठीक है, तो नवंबर में ये हुआ था और नए नोट्स आ गए थे। तो हम पढ़ रहे थे डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स, इसकी पार भी आरबीआई के पास है। आरबीआई डिसाइड करता है वो किन किन डिनोमिनेशंस में इशू करता है। तो हमने पहली लाइन में देख लिया कौन कौन से डिनोमिनेशंस अभी अवेलेबल है। दूसरी लाइन में हमने देखा कि वो ऑथराइज्ड है ये करने के लिए कि वो 10,000 के भी नोट्स ला सकता है। तो बेसिकली 5,000 और 10,000 का नोट भी वो ला सकता है, इस चीज के लिए ऑथराइज है, पर 10,000 से ऊपर का नहीं ला सकता। उसके बाद लिखा है कि चाहे तो कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकता है सेंट्रल बोर्ड, कि आरबीआई को बोल सकता है अब हमें ये वाले डिनोमिनेशन के नोट्स नहीं इशू करने, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन में हुआ था। फिर उन्होंने वो एक्सप्लेन करते हैं। सबको समझ आ गया? अब आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट मेक रिकमेंडेशन ऑन डिजाइन ऑफ बैंक नोट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फोरकास्ट द डिमांड फॉर नोट्स, एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स थ्रू आउट द कंट्री। तो क्या होता है कि इसकी डिजाइन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट देखते हैं और वो बताते हैं कि इतना इतना मार्केट में नोट छाप के लेके आ जाओ। ठीक है, it arranges to withdraw unfit notes and administers the provision of RBI note refund rules. These rules may with value solid and multi-stated and reviews rationalization the work system and procedures as issue offices ongoing basis. अभी क्या होता है, जैसे पुराने नोट्स खत्म करने थे, ठीक है, तो यहाँ पे करेंसी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आया था कि पुराने नोट्स हमको क्या करने हैं, लेने हैं और नए नोट्स इशू करने। तो आप
क्या आरबीआई जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। उन्होंने बोला था आपकी लोकल सिटी में जहां जहां बैंक्स हैं आप वहां लाइन लगाओ, पुराने नोट्स देते जाओ, उसके बदले आपको नए नोट्स मिल रहे थे। ठीक है, तो ये काम भी कौन करता है? करेंसी। तो यहाँ पे बताया कि जब भी उनको लगेगा कि अनफिट नोट्स हैं उनको विड्रॉ करो और नए नोट्स इशू कर दो। इनकी स्मूथ प्रोडक्शन भी करेंसी मैनेजमेंट आरबीआई को बताता है कि इस फॉर्म वाले नोट्स और लेके आओ। जैसे अभी आज सुन रहे होगे तुम लोग 2000 के नोट्स नहीं आते इतने, ठीक है, अब नहीं मिलते उतने, तो वो कहीं ना कहीं वो बंद होने के में ही प्रोसेस में चल रहे हैं। तो अभी ये किसने डिसाइड किया? करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने आरबीआई को बोला कि आप 2000 के मत इशू करो, और जितने मार्केट में बैंक कोशिश कर रही है कि वो आपसे रिकवर कर ले। ठीक है, हो सकता है लीगल टेंडर ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोट्स। अभी हमने देखा कि मैंने तुम लोगों को बताया जो नोट्स नहीं है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए के अब नहीं चल रहे हैं, पुराने 500 1000, क्या वो लीगल टेंडर नोट्स हैं? वो नहीं है लीगल टेंडर नोट्स। ठीक है, इसमें देखो कैसे लिखा है, एवरी बैंक नोट शैल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट एक्सप्रेस देयर इन शैल बी गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जितने नोट्स हैं उसमें ऐसे साइन वाइन भी होते होंगे, ठीक है, तो अभी जितने नोट्स हैं वो जो अमाउंट स्पेसिफाई कर रहा है उसके लिए आप उसे यूज कर सकते हो और वो लीगल टेंडर नोट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन गैजेट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर दैट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन एनी सीरीज ऑफ नोट्स एनी डिनोमिनेशन टू सीज टू बी द लीगल टेंडर save at such officer agency of bank to such extent as may be specified in notification। बार बार नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, सेकेंड लाइन में लिखा है कि कभी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन दे सकती है, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये वाला नोट अब लीगल टेंडर नोट नहीं है। तो लीगल टेंडर मतलब क्या? कोई भी नोट जो मार्केट में है और ये चल रहा है, ठीक है, ये नोट चलता है क्या? हाँ चलता है। 500 पर 1000 नोट चलते हैं क्या? नहीं चलते, तो वो लीगल टेंडर नोट नहीं है। बस ये एक्सप्लेन किया। वो तुमसे पूछ सकते हैं लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ नोट्स क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर बैंक का नोट शैल बी, ठीक है, वो जो अमाउंट एक्सप्रेस्ड है यूज होता है फॉर पेइंग समथिंग, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? लीगल टेंडर नोट। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी आरबीआई को ऑथराइज कर सकती है और बोल सकते हैं ये वाला अब सीज हो जाएगा, ये नोट हमें नहीं करना, तो वो लीगल टेंडर नोट नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ पर सर्कुलेट हो रहे हैं। अभी देखो क्या होता है, जो किराने शॉप्स हैं वो आपसे नोट्स वो ले रहे हैं, लेकिन होटल्स वाले वो तुरंत वापस दे देते हैं, उनको नहीं चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्टिव सेक्टर्स को उन्होंने बोल दिया कि आप ले लो, क्योंकि किराने वालों से बैंक्स ले रही है, ठीक है, होटल्स वालों से वो नहीं ले पा रही, उनसे नोट्स ही ले रही है, तो वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो अभी उनको हम लीगल टेंडर करेंसी कॉइन्स बोलेंगे। ठीक है, जब कंप्लीटली बंद हो जाएगा, जैसे पुराने 1000 के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया था ऑफिशियल गैजेट में कि दे आर सीज्ड नाउ, दीज आर नोट्स नॉट लीगल टेंडर नोट्स। ठीक है, क्लियरली अनाउंसमेंट आ गया था, एवरीबडी सब न्यूज में देख रहे थे, सबने वो अनाउंसमेंट्स सुने थे, तो वो चीज हमें वहीं फॉलो करनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। जैसे जब लॉकडाउन हुआ था, कंप्लीट लॉकडाउन का एक 25 मार्च को एक क्लियर कट अनाउंसमेंट आ गया था, कोई ट्रेन नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, कुछ भी अवेलेबल आपको नहीं होगा, ये लोग से ये लोग बस ट्रैवल कर सकते। तो क्या वो लोग ट्रैवल कर रहे थे? हाँ करते, क्योंकि उनको परमिशन थी। ठीक है, तो जब लीगल टेंडर नोट्स कंप्लीटली बैन हो जाते हैं मतलब किसी को परमिशन नहीं। अगर वो किसी किसी को परमिशन है कि आप इसको सर्कुलेट करके खत्म करो, हमें वापस पहुंचाओ, मतलब अगर आप यूज करो, कभी भी किराने वाला आपको 5 से नीचे का रुपए नहीं देता, अगर दे तो मत लेना। ठीक है, बोलना ये आप ही रखो। ठीक है, सिक्के ना, हाँ, वो कॉइन्स वो लोग नहीं बनाते। चलो, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ रिजर्व बैंक डिसाइड्स ऑन वेरियस डिनोमिनेशन ऑन नोट्स to be printed. The Reserve Bank coordinates with bank in designing the bank notes including their security features, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी आरबीआई का है, उसकी डिजाइन वगैरह वो 2-4 लोगों से अप्रूव कराएगा जो अथॉरिटीज हैं, और फिर उसे
स्मूथली वो करेगा, जितने सिक्योरिटी फीचर चाहिए वो भी एक बार कंफर्मेशन कर लेगा। द प्रिंटेड रिसीव्ड फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई आर इशूड फॉर सर्कुलेशन बोथ थ्रू रेमिटेंस टू द बैंक एज ऑल्सो रिजर्व बैंक काउंटर्स। जो प्रिंटिंग प्रेस भी है वो किसके हैं? गवर्नमेंट के। तो वही लोग प्रिंट करते हैं और आरबीआई को देते हैं, फिर आरबीआई उनको काउंटर करता है, मतलब चेक करता है और फिर स्मूथली इशू कर देता है मार्केट में। फिर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 गवर्न्स द मिंटिंग ऑफ रुपी कॉइन, क्योंकि वो तो मिंट होते हैं ना, ठीक है, इंक्लूडिंग स्मॉल कॉइन्स ऑफ वैल्यू लेस देन 1 रुपी। द कॉइन्स आर लीगल टेंडर इन इंडिया फॉर अनलिमिटेड अमाउंट्स। इस एक्ट में लिखा है, क्योंकि ये पहले आ गया था, इसमें अभी वो चीज नहीं लिखी जो अभी हुई है, ठीक है। तो अभी लीगल टेंडर है कॉइन्स, ठीक है। अब 50 पैसा कॉइन्स आर लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज स्मॉलर कॉइन्स। अब ये तुमसे वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि 50 पैसे के कॉइन्स भी अब नहीं चलते, डायरेक्टली 1 रुपी आ गया, अब तो 1 रुपी 2 रुपीज भी नहीं चलते, इनफैक्ट 20 रुपीज का भी कॉइन आने लग गया, ठीक है। कॉम्बैटिंग काउंटरफीटिंग, फेक करेंसी को हमें कैसे रोकना है, तो इसके लिए भी एक्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है। द रिजर्व बैंक इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीरियोडिकली रिव्यूज एंड अपग्रेड्स द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ बैंक नोट्स टू डिटेर काउंटरफीटिंग। क्या करता है वो? बैठता है गवर्नमेंट के साथ और डिस्कस करता है कि कैसे सिक्योरिटी फीचर्स हम बनाएं और इनको हम कंट्रोल करें, ठीक है। तो अपने ही सिक्योरिटी फीचर, ऊपर हमने पढ़ा था कि इनहेंस करता है, नए नए सिक्योरिटी फीचर्स लाता है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी बनाए हैं उनको चेक करेगा। अगर तुमने फर्जी देखी होती ना, तो उन्होंने एक नोट की मशीन लाई थी, उसमें जितने जाली नोट थे ना, वो जैसे ही डालो तो वो बाहर आ जा रहे थे और उसमें नंबर नहीं आ रहा था। जैसे मशीन होती है ना नोट की, आपने नोट डाले, यहाँ पे आ जाता है 50 नोट, जितने नोट डालेगा वो काउंट करके बता देगा कितने नोट है, 50 नोट है। तो वो जो जाली नोट थे ना, वो जैसे ही डाल रहे थे ना, तो यहाँ पे 0 लिख के आ रहा था, वो तुरंत ऐसे स्लिप होके आ जा रहा था और ऊपर 0 लिख के आ रहा था, मतलब ये नकली नोट है, वो एक नोट नहीं गिन रहा था, ठीक है। लेकिन जो शाहिद कपूर का नोट था वो तभी भी काउंट हो रहा था, ठीक है। तो उनकी सिक्योरिटी ये वाली फीचर भी उस टाइम काम नहीं आ रही थी, वो बार बार चेक कर रहे थे, पर वो उसको बोलते गवर्नमेंट, वो जो एजेंसी उसको डांट रही थी बार बार कि तुमने क्या सिक्योरिटी फीचर बनाया। तो जैसे ही उसने बनाया था ना, तो पहले तो न्यूज में आ गया है, कैसी मशीन आई है, हर दुकान में ये मशीन आ गई, ठीक है, सब सब जगह ये सर्कुलेट हो गया, ये सिक्योरिटी फीचर है। तो जाली नोट पकड़े, जैसे ही जाली नोट आ रहे थे वो जाते जा रहे थे आरबीआई के पास, पर जो शाहिद कपूर का नोट था वो ये मशीन भी नहीं पकड़ पा रही थी, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने एजेंसी को चिल्लाया कि तुमने ये क्या सिक्योरिटी फीचर बनाया। तो हम यही देख रहे हैं कि कॉम्बैटिंग काउंटरफीटिंग में वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या सिक्योरिटी फीचर है, वो कितने हद तक काम आ रहे हैं टू कंट्रोल काउंटरफीटिंग। इट हैज ऑल्सो इशूड, ये देखो, इट हैज शेयर्स इंफॉर्मेशन विद वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू एड्रेस द इशू ऑफ counterfeiting. It has also issued detailed guidelines to bank and government treasuries offices how to detect and impound counterfeiting notes. अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो शायद हमें नहीं पता होंगी, पापा लोगों को कई बार पता होती है, कि पता कैसे चलता है कि ये जाली नोट है कि नहीं है, वो सब, वो लाइन वाइन वो बहुत कॉमन हो गई। कई बार पेपर की क्वालिटी से भी पता चल जाता है कि वो जाली है। तो ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस बैंक को इशू होती है ताकि वो चेक करें कि आपके पास जब कोई लमसम अमाउंट डिपॉजिट करने आ रहा है, एक बार बैंक में डिपॉजिट हो गया तो आपको तो फ्रेश नोट ऑटोमेटिकली मिल रहा है, ठीक है। तो आप सनलाइट से भी लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, बैंक ने गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं, मतलब आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू कर दिए, तो नॉर्मल बैंक्स की कैसे आप देख सकते हो ये जाली नोट है कि नहीं है, तो देखने को वो वर्ड यूज करे डिटेक्ट, ठीक है। तो इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीरियोडिकली रिव्यू करता है और अपग्रेड करता है क्या, सिक्योरिटी फीचर। फर्स्ट पॉइंट, पीरियोडिकली रिव्यू एंड अपग्रेड द सिक्योरिटी फीचर। उसके बाद फिर तुम दूसरी एजेंसी से इंफॉर्मेशन लो कि आपने कैसे पकड़ा कि काउंटरफीटिंग है, कैसे हम पकड़ सकते, तो उनके साथ भी आपकी मीटिंग होगी। थर्डली, गाइडलाइंस प्रोवाइड करो बैंक्स को कि कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई नोट काउंटरफीट है कि नहीं है, ठीक है। बैंक एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी ऑन बैंक नोट्स, नोट्स पे अपन कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाते, ठीक है, वो लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं। द बैंक इज नॉट लाइबल टू पेमेंट ऑफ एनी स्टैम्प ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट, मतलब आप नोट किसी को दे रहे हो तो आपको उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं करनी, जब आप प्रॉमिसरी नोट देते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगानी है, ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड, अब जब चाहे सेंट्रल बोर्ड को कौन सुपरसीड कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमको समझ आ गया। डिक्लेयर दैट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्स इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
द बैंक फेल्स टू कैरी आउट एनी ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय इट, कोई भी हमने काम दिया था और बैंक वो चीज को फॉलो नहीं कर पाया है, डिक्लेयर द सेंट्रल बोर्ड टू बी सुपरसीड, देयर आफ्टर जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शंस द अफेयर्स ऑफ द बैंक शैल बी एंट्रस्टेड टू सच एजेंसी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिटरमाइन। फिर जब चाहे अगर उसको लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिली हुई है काउंटर फीटिंग में या नोट्स इशू करने में, यहाँ बोला था कि ये स्मूथ प्रोडक्शन नहीं करवाना है, फिर भी आपने करवा लिया, तो इसको सुपरसीड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा कि जाओ जाके चेक करो कि बैंक को कैसे काम करना है। तो ये एक्ट में बस मेंशन्ड है कि कई अगर सेंट्रल बोर्ड गलती करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक डिपार्टमेंट बना के बोलेगा कि बैंक को कैसे चलाना है हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वहां मैंने लिख दिया टू टेक प्लेस, ठीक है। तो अगर तुम्हें सुपरसीड नहीं समझ आए या क्या, तो भाई टू टेक प्लेस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। इशू ऑफ डिमांड बिल्स एंड नोट्स, ये जो बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स आज की डेट में हम इशू कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि आप इसको भी पैसे के फॉर्म में इशू करो, 3 महीने में इसके एक्सचेंज में आप नोट ले सकते हो। अब नो पर्सन इन इंडिया अदर देन बैंक और एज एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल ड्रॉ एक्सेप्ट मेक और इशू बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, एंगेजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी पेबल और बेरर और डिमांड, बोरो, ओन और टेक अप सम मनी, जो हमने अभी पढ़ा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो चेक इशू करते हैं वो कहां से ऑथराइज्ड है? बैंक से। बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप इशू कर रहे हो, आप अपना बिल बनाते हो उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगते हो, मतलब गवर्नमेंट का हो गया। प्रोमिसरी नोट अगर आप आज की डेट में लिख के दे रहे हो, आपने टिकट लगा दी तो वो वैलिड हो गई। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कई बार ना हमने बैंक को ऑथराइज किया हुआ है कि आप चेक इशू करो। जब बिल ऑफ एक्सचेंज की भी बात आ रही है, अब बहुत प्राइवेटली चल रहे हैं वो, अब हम खुद भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, पर हमने वो देखा इट शुड बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी रिटन, ये सब एक्ट में अलग से आ गया है। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आ गया, पर ये सब कहीं ना कहीं बैंक के थ्रू ही कवर अप हुआ है, ठीक है। कौन आता है? मैंने बोला पहले के टाइम पे वो इशू होते थे, ये कहीं नहीं लिखा है कि वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट था, उसके बहुत सारे टाइप्स थे, पर वो अब इशू इतने नहीं होते हैं, ठीक है। बैंकर टू सेंट्रल बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट, अभी तुम्ही ने मुझे बताया था, ठीक है। रिजर्व बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, कॉमेंट, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये एक लाइन आ गई, तुम्हें हेडिंग पता थी, बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके आगे लिखा है एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट द रिजर्व बैंक रिसीव्स एंड पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स। पहला पॉइंट क्या हो गया? रिसीव्स एंड पेज money. The Reserve Bank also undertakes to float loans and manages them on behalf of government. तो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ लोन्स वगैरह इशू करने तो कौन हैंडल कर रहा है? Reserve Bank. Ways and means advances a short-term interest-bearing advance to the government to meet the temporary mismatch in their receipts and payments. अगर कहीं बैंक को पे करना है या कहीं रिसीव करना है तो वो सब काम गवर्नमेंट के लिए कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक। और वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म एडवांस जो देता है कि यार हमको यहाँ पैसे देने, पैसे दे दो, उसका थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट चार्ज वो करता है, क्योंकि ये टेम्परेरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स है। फिर besides it arranges for investments of surplus cash balances of the government as portfolio management. portfolio manager पता है क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो अगर आपका पोर्टफोलियो है कि आपने ये कंपनी में शेयर्स किए हैं, ये कंपनी में शेयर्स किए, आपको करना है, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास जाओगे। तो आरबीआई पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल प्ले करता है फॉर गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट के पास सरप्लस कैश है तो वो कहीं कहीं उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर देता है, ठीक है। उसके बाद द रिजर्व बैंक ऑल्सो एक्ट एज एडवाइजर टू गवर्नमेंट व्हेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो एंड मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स। तो कहीं पे भी पैसे की बात आती है तो वो एक एडवाइजर का भी रोल प्ले करता है। तो वो क्या करता है? रिसीव एंड पेज मनी, लोन देता है, रिसीट्स एंड पेमेंट शॉर्ट टर्म टेम्पररी उनके जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स होते हैं उनको क्लियर करता है, और एडवाइजर के लिए भी एज एडवाइजर भी काम करता है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है, बिकमिंग एज पोर्टफोलियो मैनेजर। तो टर्मिनोलॉजीज यही याद होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ये भी एक फंक्शन देखा था हमने, ठीक है। द रिजर्व बैंक मैनेजेस द पब्लिक डेट एंड इशू न्यू लोन्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड
स्टेट गवर्नमेंट। अब अभी तक हम देख रहे थे कि उनके पेमेंट्स क्लियर कर रहा है, अब उनके लिए वो लोन भी इशू कर रहा है, जैसे इशू इन्वॉल्व्स रिटायरमेंट ऑफ रूपी लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, ऑपरेशनल मैटर्स अबाउट डेथ एंड सर्टिफिकेट्स इन देयर रजिस्ट्रेशन। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वहां जितने एम्प्लॉइज हैं उनको हमने देखा डेथ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बाद में पेंशन मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, वो सब कौन मैनेज कर रहा है? आरबीआई। अब उनको अगर लोन चाहिए, गवर्नमेंट के लोगों को लोन चाहिए, तो आरबीआई ही इसे रेगुलेट करता है। द यूनियन बजट डिसाइड्स द एनुअल बोरोइंग्स नीड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी हमने एक बार डिसाइड कर दी कि साल भर में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी नीड होगी पैसे की। पैरामीटर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, टाइमिंग, मैनर ऑफ रेजिंग लोन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेट ऑफ लिक्विडिटी एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट। अब गवर्नमेंट को कितना लोन लग रहा है ये टोटली डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी में क्या स्टेट है, किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको लोन लगेगा। तो ये जो हम टाइमिंग, रेज मनी, उसका इंटरेस्ट, उसकी प्लेस, ये सब डिसाइड करने के लिए हम पहले से एक एनुअली प्लान बना लेते हैं कि हो सकता है इस एनुअल में इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे लेगी। द रिजर्व बैंक डेट मैनेजमेंट पॉलिसी एम्स एट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ रिस्क, फिर स्मूथनिंग द मेच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ डेट, इंप्रूविंग डेप्थ एंड लिक्विडिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट बाय डेवलपिंग एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। अब ये करता क्या है? पहली बात तो हमने देख ली कि लोन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, जितने भी बोरोइंग्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ये सब देने का काम किसका है? आरबीआई का। पर वो कुछ ऐसे फंक्शंस को एम करता है, जब वो पब्लिक डेट्स इशू कर रहा है, वो सोच रहा है कि जितनी मैं बोरोइंग दूं ना उसको मिनिमम कॉस्ट में दूं, किसी को इस चीज का रिस्क ना हो, ठीक है। और उसके बाद स्मूथ मेच्योरिटी स्ट्रक्चर हो कि हमने अगर मेच्योरिटी पीरियड दिया है आपको तो हम इतना अच्छा टाइम दें कि आप इसे रीपे भी कर पाओ और विथ लिटिल इंटरेस्ट, और फिर हम डेथ और लिक्विडिटी मेंटेन करें जो भी इकोनॉमी में है। तो वर्ड्स क्या क्या याद करने हैं? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस करना, मेच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ डेथ, इंप्रूविंग डेथ एंड लिक्विडिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो कि उसको मार्केट में लगेगी फॉर डेवलपमेंट द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब आ जाते हैं रिजर्व बैंक एज बैंकर टू बैंक। चालू कर दो प्लीज, तुम लोगों को भी लग रही होगी ना, बोल क्यों नहीं रहे थे? तो कोई नहीं बोला क्यों नहीं? तो क्या हुआ, तुम लोग मेरे से डरते थोड़ी? चल, पर अच्छा है ना, एकदम एक्ट मस्त है ना, फटाफट याद हो जाएगा। आज घर जाके रीड करो, दोबारा आरबीआई पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा एक्ट है, और फर्स्ट क्वेश्चन आरबीआई का होता है, एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आरबीआई से आते ही है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है अगर फंस गया है तो। चलो, रिजर्व बैंक एज बैंकर टू बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक क्या है? बैंकर्स का बैंक है, ये तुम्ही ने मुझे बताया था एक, ठीक है। सबसे पहले क्या है? रिजर्व बैंक फुलफिल दिस फंक्शन, ओपन करंट अकाउंट, लोगों के लिए क्या करता है? करंट बैंक अकाउंट्स खोलता है, ठीक है। एनेबलिंग दीज बैंक्स टू मेंटेन कैश रिजर्व्स एज वेल एज कैरी आउट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। समझो, ये दूसरे बैंक्स के लिए बैंक है, दूसरे बैंक्स इसके अंदर अपना एक करंट अकाउंट खोल सकते हैं, अपना एक पैसा वहां जमा कर सकते हैं। उनके कोई ट्रांजेक्शन जो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसकी हेल्प ले रहे हैं? आरबीआई की, थ्रू दीज जो उन्होंने करंट अकाउंट्स खोले हैं। इंटरबैंक अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी सेटल्ड बाय ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम आरटीजीएस जो बोलते हैं हम, सेटलमेंट सिस्टम। अभी क्या हो रहा है कि आपको, जैसे आपने आरबीआई से पैसा लिया तो अब आप जाके आरबीआई में पैसे मत जमा करो, हम यहीं से हमने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया, आपने फटाफट हमको ट्रांसफर किया, हमको पैसे मिल जाएंगे। हमने आरटीजीएस भी आपके लिए खोल रखे, मतलब हर बैंक को आरबीआई जाने की जरूरत नहीं है। इन एडिशन आरबीआई हैज आल्सो इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक सिस्टम लेके आए सेंट्रलाइज्ड, कि हम सारे बैंक्स का फंड्स मैनेज भी कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड फंड्स इंक्वायरी एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स अक्रॉस डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट की बात हो रही है, एक सेंट्रलाइज फंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, दूसरा हमने डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट बनाया जो हमको हेल्प करता है जहां जहां पैसे ट्रांसफर करने वहां वहां ट्रांसफर करो, और जहां ट्रांसफर किए वहां वहां से हम रिसीव भी कर सकते हैं। दिस हेल्प्स द बैंक in their fund management as they can access information on their balances maintained across different DADs from a single
लोकेशन। इससे क्या होगा, अगर बैंक जबलपुर में है और उसने अपना रिजर्व बैंक में एक सेंट्रल करंट अकाउंट बना रखा है, तो ये डिपार्टमेंट की हेल्प से वो चेक करवा सकता है कि मेरे अकाउंट, बार बार गवर्नर को तो फोन करेंगे नहीं वो कि कितने पैसे हैं, या उनके ऑफिसर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स। तो हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया जो हर बैंक को कॉल करके बता सकता है आपके पास इतना बैलेंस है, आपको और मेंटेन करना है क्या, या इसको मैं रिलीज कर दूं, इसको खत्म कर दूं, हर इंफॉर्मेशन आपको उस डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। As a banker to bank, the Reserve Bank provides short-term loans and advances to selective banks. ठीक है, when necessary to facilitate lending to specific sectors for specified पर्पस। अब क्या करता है बैंक, दूसरे छोटे मोटे बैंक्स को जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, फटाफट उनको पैसे पहुंचाता है ताकि वो अपना लोन किसी और को उनको देना है तो वो दे सके। These loans are provided against promissory note and other collateral bank। अब बैंक आरबीआई आपको लोन दे रहा है तो उसके बदले कुछ तो लेगा आपसे, तो वो प्रॉमिसरी नोट ले सकता है कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको इतने दिन में दे दूंगा, या फिर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी आपको रखनी है। अब बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, हर बैंक कहीं ना कहीं, तो वो सिक्योरिटीज भी आप एज कोलेटरल सिक्योरिटी रखवा सकते हो। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब जो आपने लोन लिया उसके बदले आप कुछ ना कुछ गिरवी पे रख दो। द रिजर्व बैंक ऑल्सो एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कॉमेंट, ऐसे आएगा तो तुम्हें ये पूरा बताना है, ठीक है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं। It can come to the rescue of bank that is solvent but faces temporary liquidity problems by supplying it with much needed liquidity when no one else is willing to extend the credit to the bank। अब एक बैंक के पास पैसे खत्म हो गए, उस बेचारे को कोई नहीं दे रहा, तो लास्ट रिजॉर्ट कौन है उनका, आरबीआई। तो वो इतनी विलिंगनेस दिखाता है कि तुम्हारे पास कोई बैंक नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास, मैं तुम्हें अपनी क्रेडिट फैसिलिटी से वो पैसा तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास सडनली लिक्विडिटी खत्म हो गई, हो सकता है बैंक इतने डिपॉजिट दे देता है कि उसके पास पैसे ही नहीं बचते हैं, कोई लोन देने आ ही नहीं रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो लिक्विडिटी कौन रिकवर करके दे रहा है, आरबीआई। The Reserve Bank extends this facility to protect the interest of depositors of the bank to prevent possible failures of a bank, which turn may also affect other banks and institutions and can have an adverse impact on financial stability and thus on इकोनॉमी। अगर बैंक्स की, लोकल बैंक्स के पास पैसा नहीं होगा, उससे हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी, इसलिए हमारे हेल्प पर कौन है, आरबीआई, और वो क्या कहलाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो इसमें टर्मिनोलॉजीज क्या है, देखो जो रेड रेड लिखा है, करंट अकाउंट्स ऑफ द बैंक, ठीक है, फिर कैश रिजर्व्स फॉर कमर्शियल बैंक्स, लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स, उसमें से वर्ड बैंक लिखा है, कमर्शियल बैंक्स हमारी बुक में नहीं लिखा है। रीडिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, पीरियोडिकली इंस्पेक्ट्स द बैंक, ठीक है। अब दो डिपार्टमेंट्स बनाया उसने, सेंट्रल फंड मैनेजमेंट सिस्टम और डिपार्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर इमरजेंसी और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में याद रखो, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और इमरजेंसी के टाइम पे कौन आपको रेस्क्यू करने आएगा, आरबीआई। तो आरबीआई सुपरमैन का भी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर मार्क करना है तुम्हें इसमें, तो पहले बॉक्स बनाओ ओपन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अकाउंट्स, उसके बाद इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस में वो आपको हेल्प करता है, आप ताकि कैश रिजर्व्स मेंटेन कर सको। दूसरी बैंक्स के लिए सेटलमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए उसने बनाया है क्या, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस। फिर थर्ड पॉइंट उसने बनाए हैं दो डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज फंड मैनेजमेंट सिस्टम और डिपार्टमेंट अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। फिर जब भी आपको शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए, बैंक्स को जब भी शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए, एडवांसेस चाहिए, तो उनकी नेसेसरी फैसिलिटी कौन दे रहा है आपको, आरबीआई, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आप इसके अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट या कोई भी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी आप रख सकते हो। लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, ये पॉइंट हमेशा मेंशन करना है हमको कि आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। जब भी तुम्हें रेस्क्यू और सॉल्वेंट करने के लिए कौन आएगा, टेम्परेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होंगी, तो तुम्हारे लिए तुमको रेस्क्यू कौन करने आएगा, आरबीआई। तो पॉइंट क्या है, टेम्परेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। अब तुम्हारे को प्रोटेक्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, और तुम्हें कंट्री में जिधर पे भी तुमने बनाया वहां तुम फेल ना हो सको, तुम्हें वो फेलियर से बचाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, आरबीआई। और फिर विच इन टर्न ऑल्सो, फिर इंस्टीट्यूशन कैन हैव एडवर्स इफेक्ट, इससे तुम्हारे फेलियर से क्या हो सकता है कि इकोनॉमी में एडवर्स इफेक्ट आएगा, इसलिए आरबीआई हमारा लेंडर ऑफ ला। जब भी नीडेड लिक्विडिटी नीडेड है, इमरजेंसी फाइनेंशियली डिफिकल्टी है, तो कौन हेल्प कर रहा है, ठीक है, पूरा
क्योंकि ये क्या है, रिजर्व्स बैंक एज बैंकर टू बैंक, इसी के आगे समझ लो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो वो एक लाइन बीच की देके तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम पूरा बताओ, ठीक है ना। वो कैसे है कि करंट अकाउंट खोल सको, आपको लिक्विडिटी दे दे, लोन्स ले सको, शॉर्ट टर्म्स लोन्स के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी, 2 डिपार्टमेंट बनाए जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बस। अब हमारा थोड़ा सा बचा है, पर हम वो कल करेंगे, ठीक है। रेपो रेट और ये सब फ्रेशली पढ़ेंगे। अभी टेस्ट पेपर्स ले लो जी, क्वेश्चंस दिखा दूं। देखो पहला क्वेश्चन है, आरबीआई बीइंग द कस्टोडियन बैंक फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज वेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग इट इन्वेस्टमेंट्स, कमेंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वाला टॉपिक आएगा, तब ये आंसर आएगा। हमने एक फंक्शन तो देखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आरबीआई ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियरली दे दिया, सीआरआर बताओ, एसएलआर बताओ, रेपो रेट बताओ। तुमको ऑप्शनल में ये क्वेश्चन है जो कि है कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तुम्हें 4 एक्सप्लेन करने। हमारी बुक में भी 1 1 लाइन में है, तो हमें वो बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए आरबीआई के, मॉड्यूल में भी 2 ही लाइन का, इससे ज्यादा तुम लिख भी नहीं पाओगे। क्या बताओगी रिवर्स रेपो रेट के बारे में अपने मन से? चलो देखो फिर से सेम क्वेश्चन आया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कस्टोडियन फॉर कंट्रीज, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कॉमेंट, ये मैंडेटरी क्वेश्चन है। फिर डिस्कस द मार्केट ऑपरेशन यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ये ऑप्शनलाइजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। और ये सारे कहीं ना कहीं तुम्हारे जो तुमने वो पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शंस, उसी में से ही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। वो एनबीएफसी का है, एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन कैसे देता है आरबीआई। बच्चे वो एनबीएफसी का है, वही तो कह रही हूँ, ये रहा। ये भी इसका नहीं है, रेमिटेंस ऑफ आरबीआई वाले का। ये जो बोल रही हूँ ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लिखा है रजिस्ट्रेशन टू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी एक अलग एक्ट है, उसमें है ये, ठीक है। फिर पूछा है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो हमें सारे फंक्शंस बताने हैं इसमें। यार 5 नंबर का है तो कर दो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत, ठीक है। पहले सारे नाम लिख दो, फिर एक्सप्लेन कर दो जैसे तुमको करना। तो लास्ट तो हो गया ना। लास्ट में और कब दूं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई अगेन, ठीक है। क्या पढ़ने के लिए दूं? तो मैं थोड़ी कुछ रोका है तुम लोगों को, तो मैं यहाँ बैठ ही रहूंगी, तुम लोग पढ़ो, 20 मिनट में बैठी हूँ। वाओ, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकर्स ऑफ बैंक, अभी हमने पढ़ा, इसमें वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट तक के पैराग्राफ तुमको लिखना है, ठीक है। ठीक है, फिर आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कमेंट। कॉम्पोजिशन, पेनाल्टीज ये सब नहीं आ रही, पर हमने देखे हैं सब, हमने पूरा एक्ट पढ़ना है, ठीक है। फिर है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। हमको ये एक्ट नहीं है, पर अभी हमको एक फंक्शन था। देखो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, हमको ऐसा कोई एक्ट नहीं है, पर हमें एक टॉपिक था पेमेंट एंड सेटलमेंट अभी बुक में, तो उसके हिसाब से हमें वो लिखना है। तो वहां पे ऐसे कंफ्यूज मत होना, अभी हमारे पास वो टॉपिक आएगा, वो फंक्शन। ऊपर एक फंक्शन एक्सप्लेन्ड है, नीचे अलग से हमको एक टॉपिक है पेमेंट एंड सेटलमेंट का, तो हम वहां से वो पढ़ेंगे। तो तुम ये मत सोचना आउट ऑफ द कोर्स है, वो ऐसे घुमा के दे देते हैं। अब ऐसा कोई एक्ट देखा क्या हमने पूरे बुक में?
रिजर्व ऑफ बैंकर ऑफ इंडिया, क्या दोनों? आज टेस्ट है कौन सा? नहीं नहीं, मुझे लगा तुम लोगों का वो है सिक्योर, तो 20 मिनट में आ जाएगा पेपर, क्या ही है। चलो वापस क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकर्स ऑफ बैंक, वही वही बार बार आया, ठीक है।